हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में हम एक कविता पढ़ रहे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा राव गंगाधर के साथ हो जाता है और पूरी झांसी में खुशियाँ छा जाती हैं। वो एक विरुदावली सी बन करके झांसी में आती है, प्रशंसा के गीत बन करके आती है, चारों तरफ प्रशंसा छा जाती है। और जैसे मानो अर्जुन को चित्रा मिली थी, शिव से भवानी मिली थी, ठीक उसी प्रकार गंगाधर को लक्ष्मीबाई मिली थी। इसके आगे कवि क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई थी, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई थी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य अच्छा भाग्य, उदित मानो उदय हो गया, किसका? झांसी का। झांसी के राजमहलों का मानो भाग्य ही उदय हो गया रानी लक्ष्मीबाई के वहां पर विवाह होकर के आ जाने से। मुदित महलों में मुस्कुराते हुए, मुदित यानी मुस्कुराना, मुदित का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए महलों में मानो उजाला सा छा गया था रानी लक्ष्मीबाई के आ जाने से। लक्ष्मी रूपी रानी लक्ष्मीबाई के आगमन से सर्वत्र प्रसन्नता छा गई, मानो प्रसन्नता का उजाला छा गया। किंतु लेकिन काल गति, दुर्भाग्य, समय का परिवर्तन, काल गति मतलब समय का परिवर्तन, चुपके चुपके धीरे धीरे काली घटा घेर लाई, काली घटा घेर लाया अर्थात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आ गई थी। काली घटा दुर्भाग्य मानो धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ झांसी में प्रवेश कर गया। तीर चलाने वाले कर में, जो तीर चला रहे थे, कर यानी हाथ, जिन हाथों ने हमेशा तीर चलाए हैं, तलवार चलाई है, कृपाण चलाई है, ढाल चलाई है, उसे चूड़ियां कब भाई, उसे चूड़ियां अर्थात उन हाथों को चूड़ियां कब अच्छी लगती थी। उन्हें चूड़ियां अच्छी नहीं लगी, ज्यादा देर भी नहीं लगी, और रानी विधवा हुई। राव गंगाधर मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हाय विधि, भगवान ईश्वर, भाग्य को भी दया नहीं आई। जो रानी अभी अभी विवाहित होकर के आई है, उसके कुछ समय बाद ही समय के परिवर्तन के साथ, दुर्भाग्य के साथ रानी विधवा हो गई। और जिन हाथों ने हमेशा तीर चलाए हैं, तलवार चलाई है, उन हाथों को मानो चूड़ियां छीने लगी और वो चूड़ियां तोड़ दी गई रानी की विधवा होते ही। फिर से मानो वो हाथ कह रहे हैं कि तुझे तो तलवार तीर ही चलाने। निसंतान मरे राजा जी, लेकिन मुश्किल ये थी कि राजा जी के संतान नहीं थी, पुत्र न था न पुत्री थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, और रानी को तो दुख होना ही था कि पुत्र भी नहीं, अर्थात झांसी को उत्तराधिकारी भी नहीं दे पाए हैं। विधवा रानी दोहरी परेशानी में दुखी हो गई, और इस दोहरी परेशानी को देने पर मानो विधाता को भी दया नहीं आई। पति के मरने पर रानी शोक मग्न थी। ये बातें हमने बुंदेलखंड के हर बोले जाति के लोगों के मुंह से सुनी थी कि एक रानी थी जो खूब लड़ी मर्दों की तरह मर्दानी बन करके अंग्रेजों से। आगे देखिए, मैं समझता हूँ ऊपर वाला जो पैरा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे पद्य हैं, वीरता से युक्त हैं, अच्छी शब्दावली है। कवि आगे कहता, कवियत्री सॉरी आगे कहती है कि बुझा दीप झांसी का, तब डल हो जी मन हर्ष में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, ला वारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रु पूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए क्या कहते हैं कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की बुझा दीप, दीप कौन? राव गंगाधर, एकमात्र झांसी के उत्तराधिकारी। उनका जैसे ही दीप बुझा अर्थात मृत्यु हुई झांसी अर्थात झांसी का, जैसे ही दीप बुझा राव गंगाधर राजा की मृत्यु हुई,
डलहौजी मन में हर्षाया था। हर्षाया मतलब हर्षित हुआ, खुश हुआ था, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ था। डलहौजी उस समय का वायसराय, गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो डलहौजी बहुत खुश हुआ था, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि एक शासन हमारे अधिकार में और आ जाए। तो झांसी का जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, वो बहुत प्रसन्न हुआ राज्य हड़प करने के लिए, झांसी राज्य हड़प करने के लिए, झांसी को छीनने के लिए उसने यह सबसे अच्छा अवसर पाया। उसे लगा कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है, सुअवसर है, झांसी को अपने कब्जे में कर लो, क्योंकि उस समय झांसी बड़ा प्रदेश था, बड़ा राज्य था, और बड़े शासन को सभी देखते हैं कि मैं अपने कब्जे में कर लूं। फौरन यानी शीघ्रता से फौज भेज करके, एक बड़ी सेना भेज करके अंग्रेजों की दुर्ग पर, झांसी के दुर्ग पर अंग्रेजी झंडा, ब्रिटिश झंडा फहरा दिया। अर्थात उस झांसी को, उस किले को, उस प्रदेश को, उस राज्य को अपने अधीन कर लिया डलहौजी ने, लावारिस का वारिस बनकर। और कहा क्या, ये शासक या ये शासन तो क्या है, लावारिस है, इसका तो कोई वारिस ही नहीं है, इसका कोई मालिक ही नहीं है, क्योंकि राजा तो मर चुका है और स्त्रियां शासन नहीं कर सकती हैं। इसलिए जो लावारिस शासन है उसका वारिस हम बनेंगे। तो लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश फौजें झांसी आ गई थी। और जैसे ही ब्रिटिश फौजें झांसी आई, अश्रुपूर्ण दुख से ग्रसित, शोक से मग्न रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। वीरानी अर्थात पराई, कि इस प्रकार से तो यह झांसी मेरे से क्या हो जा रही है, पराई हो जा रही है, झांसी मुझसे छीनी जा रही है। दुख से ग्रसित, परेशान, शोकमग्न रानी ने देखा कि ये झांसी तो मेरे से क्या हो जा रही है, पराई हो जा रही है। बुंदेलखंड के हर बोली जाति के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि किस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शासन छीन लिया गया था, और उसके शासन को छीनने के बाद लक्ष्मीबाई की क्या स्थिति हो गई थी, किस प्रकार से उसको अपनी ही धरती, अपना ही शासन वीरान या पराया होने लगा था, दिखने लगा था। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोली जाति के लोगों के मुंह से सुना था कि एक रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी मर्दों की तरह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। अब देखिए आगे कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती है। अनुनय विनय विनती और प्रार्थना, विनती और प्रार्थना, विनती और प्रार्थना नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। विकट यानी कठोर, कठोर जो शासक होते हैं, कठोर जो राजा होते हैं, वो किसी की प्रार्थना, विनती नहीं सुनते हैं। यही क्या होता है, कठोर शासकों का खेल होता है, चाल होती है। माया यानी एक प्रकार से हम खेल भी बोल सकते हैं या चाल भी बोल सकते हैं। कठोर शासकों की चाल यही होती है कि वो विनती और प्रार्थना कभी भी नहीं सुनते हैं, और नहीं सुनी गई झांसी के लोगों की भी कि आप हमारा शासन छोड़ दो। अंग्रेज ने नहीं छोड़ा, क्योंकि अंग्रेज तो थे कठोर शासक, अत्याचारी शासक, उन्होंने एक नहीं सुनी झांसी के लोगों की। व्यापारी बन दया चाहता था। जो शासन, जो अंग्रेज, जो ब्रिटिश लोग किसी समय व्यापारी बन करके हमारे ही राजाओं की दया चाहता था, उनसे प्रार्थना करने आया था, विनती करने आया था, वही अब हमारे ही शासकों की, हमारे ही लोगों की क्या नहीं सुन रहा है, अनुनय विनय नहीं सुनता है। यही तो है कठोर शासकों की पहचान। जो व्यापारी बन दया चाहता था, जब वह भारत आया था, जब अंग्रेज भारत आए थे, तो हमसे विनय चाहते थे, हमसे प्रार्थना कर रहे थे, अनुनय विनय कर रहे थे, व्यापार करने के लिए दया चाहते थे, लेकिन अब किसी पर दया नहीं कर रहे हैं। डलहौजी ने पैर पसारे। धीरे धीरे डलहौजी जैसे बड़े वायसराय ने, जनरल ने पैर पसारने अर्थात अपना शासन भारत में फैलाना प्रारंभ कर दिया था, तो पलट गई काया। तो पलट गई काया मतलब भारत का रूप ही बदल गया था, भारत की स्थिति ही बदल गई थी। धीरे धीरे डलहौजी जैसे शासक ने अनेक राजा महाराजाओं को कैद कर लिया था, ठोकरों से उसके शासन को ठुकरा दिया था और अपने शासन में मिला लिया था। डलहौजी ने जैसे ही पैर पसारे,
अपना शासन आगे बढ़ाया तो मानो भारत का रूप ही बदल गया था। उस समय के राजा महाराजाओं, मुगल शासकों, नवाबों को उसने पैरों से ठुकराया था, अर्थात अपमान किया था। पूरे देश की स्थिति बदल दी थी। परिणाम स्वरूप राजा महाराजाओं को भी उन्होंने ठोकर मार दी थी और बड़े बड़े शासकों को भी अपने शासन में मिला लिया था। रानी दासी बनी, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बड़ी अच्छी कविता है, रोचक कविता है, तुकों से युक्त है, गाए जाने वाली है। ये हम विशेषता में लिख सकते हैं प्रत्येक व्याख्यान। तो रानी दासी बनी, रानी लक्ष्मीबाई जो यहाँ की थी वो क्या बन गई थी? अंग्रेजी अत्याचारों से, उनके शासन को हड़प लेने से जो महारानी बनी हुई थी लक्ष्मीबाई, वह एक प्रकार से दासी बन गई थी, अर्थात अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। और जो स्वयं दासी के रूप में आई थी इस देश में दया चाहते हुए, वो अब क्या बन गई थी? महारानी बनी थी। रानी को दासी बना दिया, यहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई को एक प्रकार से सेविका बना दिया, अधीन कर लिया अपने झांसी को। और जो दासी बनकर के इस देश में आई थी, दया चाहते हुए जो आई थी, वो अब महारानी बनी थी। किस प्रकार से उन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे शासकों को हराया और उनके राज्य को हड़प लिया, ये बातें हमने बुंदेलखंड के हर बोली जाति के लोगों के मुंह से खूब सुना था कि एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जो अंग्रेजों से खूब लड़ी थी सन 57 में। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था भिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली, छीन लिया था राजधानी दिल्ली को अंग्रेजों ने, धीरे धीरे करके हमारे देश के अनेक प्रदेशों को छीन लिया था, छल से, कपट से, बल से। तो कवयित्री कह रही हैं कि अंग्रेजों ने छल की नीति को आधार बना करके भारत की राजधानी दिल्ली पर क्या कर लिया था? अधिकार बना लिया था, अधिकार कर लिया था। लखनऊ छीना बातों बात, बातों बात मतलब शीघ्रता से, देर ही नहीं लगाई, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से, मानो बातों बातों में कोई काम करते हैं वैसे ही लखनऊ को तो उन्होंने, अंग्रेजों ने बातों बातों में छीन लिया, अर्थात शीघ्रता से बिना देर लगाए अपने शासन में मिला लिया था। कैद पेशवा था, पेशवा को भी कैद कर लिया गया था बिठूर में, बाजीराव पेशवा। जो महाराष्ट्र मराठा के जो शासक थे बाजीराव पेशवा, उनको बिठूर में कैद कर रखा था अंग्रेजों ने। नागपुर पर भी क्या किया था? करारा प्रहार किया था, घात किया था, चोट पहुंचाई थी। घात यानी चोट। बाजीराव पेशवा बिठूर में कैद है, नागपुर पर भी चोट की गई है, प्रहार किया गया है। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, इनकी कौन बिसात, अर्थात उदयपुर तंजौर और सतारा कर्नाटक, इन रियासतों की तो बात ही क्या, इनकी बिसात मतलब इनकी तो बात ही क्या, इनकी तो औकात ही क्या, इनका तो स्तर ही क्या। इनको तो उन्होंने ऐसे साधारण सी स्थिति में ही अपने शासन के रूप में हड़प लिया था। जबकि सिंध, पंजाब और ब्रह्म, ये जो बड़े प्रदेश थे, उन पर भी हुआ था वज्र निपात, उन पर भी करारा प्रहार किया गया था। अर्थात उदयपुर तंजौर और सतारा कर्नाटक रियासतों की तो बात ही क्या, उनको तो बड़ी आसानी से जीत लिया था। सिंध पंजाब ब्रह्म देश कुछ मजबूत थे, बड़े थे, उन्हें परास्त होने की संभावना तो नहीं थी, किंतु अंग्रेजों ने उन पर भी जैसे वज्रपात कर दिया था, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति देख करके ये सिंध पंजाब ब्रह्म प्रदेश भी मानो डर गए थे, उन पर भी मानो वज्रपात हो गया था। बंगाल मद्रास आदि राज्यों की भी तो यही कहानी थी। जो बचे हुए हैं बंगाल देश, मद्रास प्रदेश, ऐसे जो बाकी प्रदेश थे, उनकी भी तो यही कहानी थी। सभी डरे सहमे थे, सभी अंग्रेजों के डर से भयभीत थे, वो भी मानो धीरे धीरे उसमें मिलते जा रहे थे।
बुंदेलखंड के हर बोले लोगों के मुंह से हमने सुना था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अत्याचार किया। न झांसी, न कि झांसी, बल्कि अन्य प्रदेशों को भी उन्होंने छल कपट के माध्यम से छीन लिया था, हड़प लिया था। हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्मीबाई औरत होकर के मर्दों के बीच मर्दाना पोशाक पहन करके अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। ये बातें हमने सुनी थी। किनसे? बुंदेलखंड के हर बोली जाति के लोगों की मुंह से। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके कपड़े गहने बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखहार, यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो क्या हाल हो गया था। अंग्रेजों ने कैसी स्थिति पर लाकर के खड़ा कर दिया था हमारे देश को, इसकी यहाँ पर चर्चा की गई। क्या कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि रानी रो रही थी रनिवासों में। रनिवासी मतलब रानियों के महल। रानियों के जो महल थे, ठीक, रानियों के जो महल होते थे उनको रनिवास कहते। तो रानी रो रही थी, रानियां रो रही थी अपने महलों में, क्योंकि खूब लूटपाट मचाते थे अंग्रेज, अधिकार में ले लेते थे उनकी क्षेत्र को, उनके धन को, उनके शासन को। तो रानी रो रही थी रनिवासों में, अर्थात अपने महलों में। बेगम, गम यानी दुख से, बेजार अर्थात दुखी थी, व्याकुल थी। बेगम गम से यानी दुख से क्या थी? बेजार थी, बहुत ही व्याकुल और दुखी थी। बहुत ही क्या थी? परेशान थी, बेजार थी। बेगमों की अर्थात मुगल शासकों की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको भी गहरी चोट अंग्रेजों ने पहुंचाई थी। उनकी बेगमें भी दुखी थी, परेशान थी शासन छीन जाने से। उनके कपड़े अर्थात जिस शासक को वो जीत लेते थे, जिस शासन को वो जीत लेते थे, उनके कीमती गहनों और कपड़ों को क्या करते थे? देखो सुनो, उनके गहने और कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। उनके कपड़ों को छीना झपटी के माध्यम से, लूटपाट के माध्यम से कलकत्ते के बाजार में बेचा जाता था। और बेइज्जती के करने के लिए, अपमान करने के लिए सरेआम सबके सामने नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। अंग्रेजों के अंग्रेजी अखबारों में नीलामी के विज्ञापन छपते थे। क्या छपते थे? विज्ञापन छपते थे, सरेआम विज्ञापन छपते थे कि देसी राजा, नवाब, महाराजाओं के जेवर ले लो, नौलखे हार ले लो। इस प्रकार के विज्ञापन छाप करके ये अंग्रेज भारतीय राजाओं का अपमान कर रहे थे, बहुत ही बेइज्जती कर रहे थे। सरेआम नीलाम छपवाते थे, न केवल बाजारों में बेचते थे उनके सामानों को, अखबारों में नीलामी छपवाते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के कीमती नौलखे हार ले लो बेगमों के पहने हुए। ये नीलामों में छप करके मानो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, विदेश में हमारी बेइज्जती की जाती थी। यूं इस प्रकार से पर्दे की इज्जत, जो इज्जत पर्दे में रहने योग्य है, उसका अपमान परदेशी के हाथ किया जा रहा था। यो पर्दे की इज्जत अर्थात आभूषण, जेवर, हार, कपड़े एक परदेशी शासक द्वारा बेचा जा रहा था। हमारी इज्जत मानो बेची जा रही थी। यहाँ पर्दे, पर्दे शब्द के आ जाने से सभंग यमक अलंकार भी है। पर्दे मतलब पर्दा, आवरण, और परदेशी का पर्दा यानी विदेशी। इस प्रकार से इसको यमक अलंकार के अंतर्गत लेते हैं। तो इस प्रकार से पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बेची जा रही थी। अंग्रेज न केवल हम पर अधिकार कर रहे थे, बेइज्जती भी कर रहे थे, अपमान भी कर रहे थे। न केवल बाजारों में, सरेआम अखबारों में हमारे शासकों के वस्तुएं, व्यक्तिगत वस्तुएं नीलामी कर करके। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। कवियत्री कहती है कि बुंदेलखंड की हर बोली जाति के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेज, ऐसे अत्याचारी अंग्रेजों से लड़ने के लिए एकमात्र उस समय लक्ष्मीबाई मर्दानी बनकर के खूब लड़ी थी, अंतिम समय तक लड़ी थी, अंतिम प्रयास तक लड़ी थी और लड़ करके अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ये इस प्रकार से वीरता से युक्त कविता है।
सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस वीरता के साथ उस समय आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के मन में भी वीरता की, राष्ट्रीयता की भावना भरी थी। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से आपको ये पद समझ में आ गया होगा। न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।